नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। इंडियन इकोनॉमी के 4 वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त हो चुके हैं और आशा करता हूँ वो सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था को किन किन आधारों पर किस किस प्रकार में या किस किस स्वरूप में वर्गीकृत किया जाता है। वहाँ मैंने कुछ प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में बात नहीं की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम एक आधार को लेंगे और उसके आधार पर जितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार का जो भी रोल है अर्थव्यवस्था में उसके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 तरह की मैंने बताई थी, जिसमें नंबर 1 था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कहेंगे इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा आपका होगा समाजवादी या साम्यवादी। समाजवादी या साम्यवादी, या इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको सोशलिस्ट या स्टेट इकोनॉमी। बात करेंगे इसके बारे में, यह कैसा क्यों कहा जाता है। तीसरा टाइप जो मैंने आपको बताया था वो था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मैंने आपको कल इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 टाइप की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या साम्यवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बात करते हैं नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। अब आप इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने से पहले 2 शब्द समझिए। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कंपनी ABC है, किस क्षेत्रीय कंपनी है? सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी सरकारी है। सरकारी कंपनी को ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। अगर कोई कंपनी XYZ है और किसी एक व्यक्ति की है या एक से या 2 3 4 पार्टनर्स की है तो उसे कहते हैं हम निजी क्षेत्र का, या हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, और इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये 2 शब्द आपको समझ में आने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? सरकारी क्षेत्र की या सरकारी कंपनी। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर, या कोई कंपनी निजी क्षेत्र की है तो कहलाएगी आपकी निजी क्षेत्र की कंपनी। अब देखिएगा, ये दोनों शब्द मैं समझता हूँ मोस्टली लोगों को पता होंगे, लेकिन यहाँ क्लियर करना आवश्यक था। यहाँ पे आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है। पूंजीवादी, जिस प्रकार से आपको शब्द से समझ में आ रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो। निजी क्षेत्र का क्या हो? स्वामित्व हो। यानी कि उस देश में प्रोडक्शन के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के हों, सेकेंडरी के हों, टर्शरी के हों, उन सभी पर स्वामित्व किसका होगा? निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर,
यानी कि जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, इन सभी संसाधनों पर किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है? निजी क्षेत्र का। यानी कि सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर के लोगों के अंडर में है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण है। निजी क्षेत्र का नियंत्रण है यानी कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा, कौन सी सेवाओं का उत्पादन होगा, किस मात्रा में उत्पादन होगा, किन किन लोगों तक ये सेवाएं जाएंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? निजी क्षेत्र। कौन करेगा डिसाइड? निजी क्षेत्र करेगा, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण न्यूनतम होता है। सरकारी नियंत्रण कैसा होता है? न्यूनतम। यानी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ निर्देश देने की भूमिका में तो हो सकती है, बहुत कम सरकार के अंडर में रिसोर्सेज होंगे, बहुत कम चीज़ें सरकार तय करेगी। मैक्सिमम कंट्रोल किसके हाथ में होगा? निजी क्षेत्र के हाथ में होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहला पॉइंट, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों या साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, कि कौन सी वस्तुएं किस मात्रा में, कौन सी सेवाएं किस मात्रा में उत्पादन की जानी है, वो सब निजी क्षेत्र डिसाइड करेगा। सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा, जब अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, इसका अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, मैं समझता हूँ तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। कि पहला, उत्पादन के सभी संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण। तीसरा पॉइंट, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। चौथा पॉइंट जो है वो है अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का नियंत्रण, बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, का नियंत्रण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिएगा, पहला पॉइंट मैंने बताया कि उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका हक है? निजी क्षेत्र का स्वामित्व है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का नियंत्रण भी निजी क्षेत्र के हाथ में है। सरकार की भूमिका कम से कम है। अगला पॉइंट देखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पॉइंट नंबर 4, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का नियंत्रण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है, और बाजार की शक्तियों द्वारा ही कीमतों का निर्धारण किया जाता है। कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अब देखिएगा, बाजार की शक्ति क्या होती है? बाजार की जो शक्तियां हैं, इसे कहती है मांग और पूर्ति। बाजार की शक्तियां कौन कौन सी होती है? मांग और पूर्ति। जिस चीज़ की जितनी मांग होगी उसकी उतनी ही पूर्ति की जाएगी। यह बाजार की शक्तियां हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग का मतलब क्या है? मांग का मतलब है कि उपभोक्ता जिस वस्तु का मूल्य चुका सके उसी की मांग काउंट होगी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ क्या, जैसे इंडिया में देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है। मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, उसको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल सरकार सस्ते दरों पर मुहैया कराती है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यही अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती तो जो चावल और गेहूं का रेट होना चाहिए मार्केट में, सभी को उसी रेट पे मिलता, कम रेट पे नहीं मिलता। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें कौन नियंत्रित करेगा? बाजार की शक्ति। बाजार की शक्ति कौन है? मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग क्या मानी जाती है? कि किस चीज़ मांग का मतलब क्या है? मांग का मतलब है कि जिस वस्तु का कोई व्यक्ति मूल्य चुका सके उसी को मांग में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अब मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट में आईफोन बिकता है। आईफोन आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। क्या हम लोग उसकी कीमत चुकाने में समर्थ हैं? नहीं। एक नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति 15, 20, 25 हज़ार रुपये मंथली कमाता है, उसके लिए आईफोन का एक मॉडल जो 1, सवा 1.5 लाख रुपये में आता है, वो अफोर्ड करना बड़ी मुश्किल बात है। तो क्या कंपनी हम लोगों की मांग को कंसिडर करेगी? जबकि जानती तो है ना कि अगर हमें मिल जाए तो हम यूज़ तो कर ही लेंगे। लेकिन नहीं, कंपनी ये देखती है कितने लोग ऐसे हैं
जो आईफोन खरीदने लायक पैसा खर्च कर सकते हैं उन्हीं लोगों की संख्या को मांग के रूप में माना जाएगा और उन्हीं के हिसाब से आईफोन की आपूर्ति की जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे भारत में आपने देखा कि लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिल जाता है, फ्री केरोसिन मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें राशन की सरकार फ्री में बांटती है, सब्सिडी दे के बांटती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का नियंत्रण बाजार की शक्तियों द्वारा है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा, कौन सी सेवाओं का उत्पादन होगा, इनका वितरण कहाँ कहाँ होगा, ये नियंत्रण किसके द्वारा, बाजार की शक्तियों के द्वारा। बाजार की शक्तियाँ मतलब मांग और पूर्ति, और मांग और पूर्ति के आधार पर ही क्या होता है, कीमतों का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी और जो अपने यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है तो बहुत सारी वस्तुओं की कीमत सरकार तय करती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम इन कीमतों का निर्धारण प्राइवेट कंपनियों के हाथों में छोड़ देंगे तो प्राइवेट कंपनियों का सीधा सा एक ही फंडा रहता है कि उन्हें तो अधिकतम लाभ चाहिए। जितनी भी गतिविधि वो करेंगे तो किस लिए करेंगे, अधिकतम लाभ के उद्देश्य से करेंगे। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास बहुत तेज़ी से होता है। नो डाउट आप देखते हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसको वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ डिसाइड हो रहा है किसकी वजह से, मांग और पूर्ति की वजह से। और मांग का मतलब वही है कि मांग तभी कंसीडर की जाएगी जब व्यक्ति उस वस्तु या सेवा की कीमत चुकाने में सक्षम हो, अदरवाइज उस मांग को नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 4 पॉइंट मैंने आपको बताई। पहला पॉइंट था जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार था, निजी क्षेत्र का। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर नियंत्रण, निजी क्षेत्र का। कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा। बाजार की शक्तियों का मतलब क्या है, मांग और पूर्ति। मांग क्या मानी जाएगी, जिसका व्यक्ति कीमत चुकाने में समर्थ हो। तो मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो तो क्या ये जो गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र कभी भी लाभ से समझौता नहीं करता है। जबकि यहाँ देखते हैं कि सरकार महंगे दामों पर खरीदने के बाद भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, केवल अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही सब चीज़ें की जाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, यूएसए की इकोनॉमी पूंजीवादी है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्रिटेन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान। अब देखिएगा इनके यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इनके यहाँ गरीब तो इनके यहाँ भी होंगे, लेकिन इनके यहाँ क्या था कि जनसंख्या इनके यहाँ बहुत कम है। तो बहुत तेज़ी से जो लोग लो लेवल के लोग थे, जो गरीबी रेखा के लोग थे, बहुत तेज़ी से उनका विकास ऊपर उठा लिया गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी बना दी गई। भारत में गरीबी का आंकड़ा ही इतना बड़ा है कि इतनी आसानी से उन्हें ऊपर नहीं लाया जा सकता। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के सिनेरियो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फिट नहीं बैठती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। पूछा जाता है प्रश्न कभी कभी, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी। मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक का नाम भी पूछा जाता है। ये बुक में कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और इन्होंने कहा था कि अगर आपको अधिकतम विकास चाहिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का अधिकतम विकास चाहिए, तब आपको सरकारी हस्तक्षेप की नीति पर चलना होगा। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप होगा तो सरकार क्या करेगी, वोट बैंक के चक्कर में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी, और कल्याणकारी योजना चलने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उतना पैसा नहीं आ पाएगा, उतना विकास तेज़ी से नहीं हो पाएगा। तो ये आप क्लियर हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चीज़ें किस प्रकार से डिसाइड होती हैं, बाजार की शक्तियों के द्वारा। एग्जाम्पल्स यूएसए, ब्रिटेन, जापान। कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। क्या सिद्धांत दिया था, अधिकतम विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना होगा। ध्यान रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है, प्रतियोगिता की स्थिति भी होती है, क्योंकि सभी कंपनियों को लाभ कमाना है। उन्हें पता है कि वो जितना अच्छा माल बनाएंगे उतना जल्दी बिकेगा और उन्हें मैक्सिमम लाभ होगा। तो प्रतियोगिता की स्थिति अच्छी होती है, अधिकतम लाभ होता है और अर्थव्यवस्था का विकास भी बड़ी तेज़ी से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा गरीबों की परवाह नहीं की जाती है। तो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था आपने देखी, पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये आपकी, इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या इसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा टाइप है आपका
इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टेट इकोनॉमी या इसको कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के। अब देखिएगा, पूंजीवादी में उत्पादन के सभी साधनों पर किसका हक था? निजी क्षेत्र का। समाजवादी, साम्यवादी या राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसका हक होगा? सरकार का। या हम कह सकते हैं सामूहिक। देखिए सरकार क्या है? जनता की सरकार होती है, जनता एक समूह के रूप में होती है, तो सामूहिक नियंत्रण होगा किसका? उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उन पर नियंत्रण किसका होगा? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार होगा? सरकार का। सरकार को हम राज्य कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। इसके अलावा आप देखेंगे अगली चीज़, कीमतों का निर्धारण वहाँ कैसे हो रहा था? पूंजीवादी में हो रहा था किसके द्वारा? बाजार की शक्तियों के द्वारा। लेकिन किसके आधार पर होगा यहाँ? लोगों के या समाज के कल्याण के आधार पर। समाज के कल्याण के आधार पर कीमतों का निर्धारण होगा। सरकार को पता है कि हमें गेहूं और चावल जो है नॉर्मली 18-20 रुपए किलो मार्केट में बिकता है, लेकिन देश में रहने वाले गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार क्या करती है कि उनको एक अलग वितरण व्यवस्था के द्वारा, देखा होगा आपने, पीडीएस सिस्टम होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके द्वारा उन्हें सस्ती कीमतों पर क्या करती है? अनाज उपलब्ध कराती है। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन व वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है। और कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है? लोगों के कल्याण के आधार पर, कि ऐसा ना हो कि कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाएं कि सभी लोग परेशान हो जाएं। तो गरीबों के हिसाब से भी वस्तुओं की कीमतों को सरकार कम करती है, उस पर सब्सिडी देती है अपनी तरफ से, महंगा खरीदती है और उसको सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर गरीबों तक पहुंचाती है। तो ये सब किस में होता है? आपका राज्य या समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में होता है। उत्पादन के सभी संसाधनों पर सरकार या राज्य का नियंत्रण या सामूहिक नियंत्रण होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। सरकार का नियंत्रण कैसा होता है? अधिकतम। पूंजीवादी में कैसा था? न्यूनतम, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, लेकिन नियंत्रण किसका ज़्यादा होता है? सरकार का। वहाँ पूंजीवादी में नियंत्रण सरकार का कैसा था? न्यूनतम था। राज्य, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत नियोजित, ध्यान रखिएगा, केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, कैसे? समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका ज़्यादा है? सरकार का। तो सारी प्लानिंग कौन करेगी? सरकार। सरकार कहाँ रहती है? केंद्र में होती है ना, कि पूरे देश के सेंटर में एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट सारे प्लानिंग कर रही है, उसी प्लानिंग के हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं। तो समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, इसका आइडिया किसने दिया था? जर्मन के एक दार्शनिक थे, जर्मन के दार्शनिक का नाम था कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा, जर्मन के एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने इस अर्थव्यवस्था का एक आइडिया दिया था कि अर्थव्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें सभी लोगों का बराबर हक हो, सभी लोगों को वस्तुओं सेवाएं बराबर रूप से मिलें। इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहाँ सरकार की भूमिका कैसी होती है? अधिकतम होती है। और यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है समाजवादी, एक दिख रहा है साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी व्यक्तियों को वस्तु और सेवाओं का वितरण समान रूप से होगा। समाजवादी में सबको समान रूप से होगा, चाहे कोई ज़्यादा काबिल है चाहे कोई कम काबिल है, लेकिन वस्तु और सेवाओं का वितरण समाजवादी में सबको एक सा होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा सोवियत संघ रूस, इंग्लिश में कहते हैं USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। 1990-91 में इसका विभाजन हो गया। अब केवल आप रूस देखते हैं, जब तक सोवियत संघ रूस था उस समय
सोवियत संघ रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी। 1985 से पहले चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी थी? साम्यवादी। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? लगभग रूप यही होता है, थोड़े चेंजेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समाजवादी में देश में अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सभी को वस्तु और सेवाओं का जो वितरण है बिल्कुल समान रूप से होगा। उनकी क्षमता को नहीं देखा जाएगा, किसकी क्षमता कम है किसकी क्षमता ज़्यादा है, सभी को समान रूप से वस्तु और सेवाओं का वितरण किया जाएगा। साम्यवादी में क्या होगा? साम्यवादी में जिस क्षमता का व्यक्ति है उसी क्षमता का उससे कार्य लिया जाएगा और उसी क्षमता के अनुसार उसे वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण उसी हिसाब से किया जाएगा जिस क्षमता का व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य अर्थव्यवस्था भी इसी को कहते हैं, समाजवादी या साम्यवादी भी कहते हैं, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि समाजवादी में देश के अर्थव्यवस्था के सभी लोगों को वस्तु और सेवाओं का वितरण समान रूप से होगा, उनकी क्षमता के आधार पर नहीं होगा। जबकि साम्यवादी में, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था थी, 1985 से पहले चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी थी? साम्यवादी थी। यहाँ पे क्या होगा कि उस व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप उससे कार्य लिया जाएगा और उसी क्षमता के अनुरूप उसे वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाएगा। तो आपने ये देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का आइडिया किसका था? कार्ल मार्क्स का। पूंजीवादी का किसका प्लान था? एडम स्मिथ का। पूंजीवादी में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण, वस्तु और सेवाओं का वितरण भी वही डिसाइड करेंगे निजी क्षेत्र वाले। वस्तु और सेवाओं की कीमत कितनी होगी ये कौन तय करेगा? बाजार की शक्तियाँ। बाजार की शक्तियाँ मतलब मांग और पूर्ति। जिस चीज़ की मांग होगी उसी चीज़ की आपूर्ति होगी, और मांग का मतलब है जिसका व्यक्ति मूल्य चुकाने में सक्षम हो। जबकि आप देखेंगे दूसरी ओर कहाँ? समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सरकार का अधिकतम होगा और कीमतों का निर्धारण किया जाएगा लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तीसरी अर्थव्यवस्था है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सरकार, या जैसे हम राज्य भी कहते हैं, और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो। इसका मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र लाभ कमाने की कोशिश भी कर रहा है और सरकार लोगों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो अपना लाभ कमाने की कोशिश में है, लेकिन सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। जैसा कि पूंजीवादी में क्या था? सरकार का नियंत्रण बहुत कम था, समाजवादी में बहुत ज़्यादा था, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का नियंत्रण कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है। सरकारें नियामक की भूमिका में होती है। नियामक का मतलब क्या है? जिसे कहते हैं हम क्या? रेगुलेटर की भूमिका में होती है। रेगुलेटर की भूमिका में होती है कि निजी क्षेत्र को रेगुलेट करती हैं बस, बाकी निजी क्षेत्र को आज़ादी होती है काम करने की, लेकिन सरकार का ये कहना होता है कि लोगों का कल्याण भी ध्यान में रखा जाए। लोगों का कल्याण ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि आप अपना लाभ कमाने के चक्कर में गरीब लोगों की अनदेखी कर दें। निजी क्षेत्र में क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था? पूरी तरह से आप लाभ कमाइए, गरीबों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लाभ कमाइए, वही चीज़ें बनाइए जिसकी मांग है। मांग का मतलब लोग जिसकी कीमत चुका सके, उन्हीं चीज़ों को बनाइए, आपूर्ति कीजिए। समाजवादी में क्या था? लाभ मत कमाइए, लोगों का कल्याण देखिए, लोगों को चीज़ें सभी को मिलें और सस्ते दामों पर मिलें या फ्री मिलें। लेकिन ध्यान रखिएगा पूंजीवादी में क्या नुकसान था? पूंजीवादी का ड्रॉबैक ये था कि विकास तो बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन जो लो लेवल के लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए बहुत परेशानी होगी। समाजवादी में क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि लोगों का भला करने के चक्कर में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि विकास होना भी ज़रूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ? आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी थी, लेकिन 1991 तक। अब समाजवादी में सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा, और सरकार का नियंत्रण जब ज़्यादा होगा तो निजी क्षेत्र के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर शुद्ध इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो देश में निवेश नहीं आता है। तो 1991 तक आते आते देश की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसीलिए आपने सुना होगा प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उस समय प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। ये एक मॉडल लेके आई थी, एलपीजी मॉडल। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए, और उसके बाद अर्थव्यवस्था का रूप कैसा हो गया? मिश्रित हो गया। अब पूरी तरह से पूंजीवादी करना भी खतरनाक है, और समाजवादी के हाल हम देख चुके थे।
तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा किया, मिक्स किया गया कि सरकार रेगुलेटर की भूमिका में हो, लोगों का कल्याण भी हो और अर्थव्यवस्था की तरक्की भी हो। तो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, और लगातार आपको वीडियो इसके मिलेंगे। बाकी कुछ और सब्जेक्ट में शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू।